ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। हम लोगों ने क्या किया था, इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने कहाँ पर डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सबसे पहले तो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। उसके बाद फिर हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से हैं फैक्टर जिसकी वजह से हमारा जो फैक्टर हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है एब्जॉर्प्शन में, या उसको एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, इफेक्ट इसकी वजह से हो जाता है। तो उसमें एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि यार हम बायोअवेलेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बायोअवेलेबिलिटी में बताया था एरिया अंडर कर्व। हम लोगों ने क्या बोला था कि जो मैंने एक एरिया बनाया था, ये क्या है, कर्व, इसके नीचे का जितना भी क्या है, एरिया अंडर कर्व, कर्व के नीचे का एरिया अंडर कर्व बोल दिया। एक मेडिकेशन दी मैंने, ओरल कैविटी से देना स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, टाइम के साथ साथ में क्या हो रहा था, जैसे हम लोगों ने ओरल दी तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर ऐसे ही क्या किया था फिर हम लोगों ने, फिर ये आईवी के बारे में डिस्कस किया था कि पहले से इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली क्या हुआ था, ब्लड में ट्रांसफर किया गया था थ्रू द इंट्रावीनस रूट। तो ऐसे फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि टाइम के साथ साथ में प्लाज्मा कंसंट्रेशन दोनों की बढ़ेगी, लेकिन टाइम के साथ साथ में ओरल में क्या हुआ था कि वो बढ़ी भी थी और बाद में क्या हो गई थी, कम भी हुई थी। लेकिन आईवी में क्या था कि पहले बढ़ी हुई थी ऑलरेडी, लेकिन बाद में क्या हो गई थी बच्चों, वो कम हो गई थी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एब्जॉर्प्शन का पार्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, फार्माकोकाइनेटिक में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि होता क्या है। देखो ध्यान से सुनना, अब एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना। तो दूसरा आप लोग अब याद रखना कि क्या होगा, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर मैंने बहुत बार डिस्कस किया कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मैंने आप लोगों को बोला कि क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। मैंने एक ऑर्गन का नाम बार बार यहां पर लिखा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है लीवर। लेकिन याद रखना, अगर कोई आप लोगों ने एनी ड्रग, अगर कोई आप लोगों ने ड्रग कोई भी इनहेलेशनल रूट से दी, किससे दिया बच्चों, इनहेलेशनल रूट। ये कल मैंने आप लोगों को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लिखवाया था, या अदर्स रूट में इसको ऐड कर लेना आप लोग। ठीक है, इनहेलेशनल रूट से आप लोगों ने कोई मेडिकेशन दी, तो वहां से जो ड्रग होगी उसका मेटाबॉलिज्म कहां पर होगा बच्चों, सबसे पहले कहां पर आता है, लंग्स में, जिसको क्या बोल दिया जाता है, हॉफमैन मेटाबॉलिज्म। और लंग्स के थ्रू ही क्या होता है, ये एक्सक्रीशन भी इसका मेडिसिन का होगा। और इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन इसको बोल दिया जाता है, या हॉफमैन एक्सक्रीशन इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। फॉर एग्जांपल क्या आप लोगों ने किसी को एल्टाक्यूरियम दिया इनहेलेशनल, तो वो लंग्स के थ्रू क्या होता है, मेटाबोलाइज होगा, और उसी के थ्रू क्या होता है, वो बाहर की तरफ CO2 के साथ में निकल जाता है। ये आप लोग एक ये पॉइंट भी आप लोग मेनली याद रखना। ठीक है, अब देखो बच्चों कि होगा क्या। नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट मैं क्या बात करूंगा आप लोगों के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। पहले हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक में इट इज द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, कि बॉडी का इफेक्ट हम लोगों ने क्या किया, ड्रग के ऊपर पढ़ा। पहला उसमें क्या पार्ट है, एब्जॉर्प्शन के बारे में फुल डिटेल से जितना हो सकता था हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ADME, एडम्स के नाम से, आदमी के नाम से आप लोग इस ट्रिक को याद रख सकते हो। दूसरा क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो ड्रग हम लोगों ने किसी पेशेंट को दी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कितनी फ्री फॉर्म में अवेलेबल रहेगी जो एक्शन करती है। देखो मैं फ्री हूँ, फ्रीली क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ,
ठीक है, अगर मेरे दोनों हाथों को बांध दिया जाए, क्या मैं काम कर पाऊंगा? मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसी ही हालत किसके साथ होती है, कंडीशन किसके साथ होती है? ड्रग्स के साथ में होती है। जैसे ही ब्लड प्लाज्मा में या प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ, या मैं क्या बोल सकता हूं, जब ड्रग प्लाज्मा में जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो फ्री फॉर्म में कितनी अवेलेबल है, कितनी वो अपना एक्शन शो कर सकती है। दूसरा मैं अगर बोलता हूं, हमारे ब्लड प्लाज्मा में या क्या होता है, एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है उसमें? एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसके अंदर। और एल्बुमिन क्या करती है? ड्रग्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की क्या करती है, वो कैपेबिलिटी अपने पास रखती है। जितना ज्यादा एल्बुमिन ड्रग को अपने पास बाइंड आउट करके रखेगी, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा एल्बुमिन अपने पास बाइंड करके रखेगी एल्बुमिन ड्रग को, क्या ड्रग फ्री फॉर्म में अवेलेबल रहेगी? नहीं रहेगी। जहां पर भी एल्बुमिन जाएगी उसके साथ साथ में ड्रग भी क्या करेगी, वहां पर मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर ड्रग वहां पर मूव कर रही है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, हमारी बॉडी में क्या करेगी, वो ज्यादा टाइम तक रहेगी। क्या रहेगी? ड्रग हमारी बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहेगी। और जब ज्यादा टाइम तक रहेगी उसके बाद क्या होगा, जब ज्यादा टाइम तक रहेगी तो क्या होता है उसमें, ध्यान से सुनना, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। बॉडी में उसका हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना ज्यादा हाफ लाइफ कम होगा वो ड्रग उतनी ही टॉक्सिक इफेक्ट क्या करेगी, शो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। देखो बच्चों, मान लो कि ये हमारी कोई ब्लड वेसल है। क्या है? ये हमारी कोई ब्लड वेसल है। इसके अंदर ये कोई प्लाज्मा या ब्लड सेल्स प्रेजेंट है साथ में ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसके अंदर हमने कोई ड्रग दी थी, कोई भी हम लोगों ने ड्रग दी, फॉर एग्जांपल ये कोई हमने क्या की, ड्रग दे दी। ये इसके ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, देखो अब मैंने बोला कि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है, उसके साथ में एल्बुमिन भी प्रेजेंट होगी। क्या होगी बच्चों? एल्बुमिन भी प्रेजेंट होगी। ये ब्लैक कलर का जो ट्रायंगल शेप में बना रहा हूं, ये एल्बुमिन में बना देता हूं। ठीक है, ये तो क्या है, एल्बुमिन को शो किया मैंने। और जो ब्लू कलर से सर्कल किया है, ये क्या है बच्चों, ड्रग मॉलिक्यूल्स या ड्रग्स के पार्टिकल्स जो क्या हो गए थे, ब्रेक वगैरह होने के बाद क्या हो गए थे, यहाँ पर ट्रांसफर हो गए थे। तो क्या होगा, हमारी जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स के अंदर, सॉरी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, एल्बुमिन ड्रग्स के साथ ऐसे क्या कर लेता है, बाइंड कर लेगा। क्या करेगा, इस तरीके से बाइंड आउट कर लेगा। तो अब आप लोग देखो कि जब एल्बुमिन ड्रग बाइंडिंग होती है, एल्बुमिन और ड्रग बाइंडिंग जब होगी तो मैं इसको क्या शो करता हूं, इस तरीके से क्या कर सकता हूं, शो करके दिखा सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से शो करके दिखा सकता हूं। तो क्या होगा, अब यहां पर ध्यान से देखना, ये तो क्या हो गया बाइंडिंग फॉर्म में। जो ये ड्रग्स ऐसे हैं, ये क्या है, ड्रग जो है वो कैसी है, फ्री फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है बच्चों। क्या है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। तो मैं दूसरा लिख सकता हूं कि ये जो फ्री फॉर्म में है अवेलेबल, वो क्या करती है, कहीं पर भी क्या कर सकती है, जा सकती है। कैन गो एनीवेयर एंड कैन शो इट्स इफेक्ट एंड कैन शो इट्स इफेक्ट, और अपना फंक्शन वो वहां पर कर सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं ड्रग बाइंडिंग हुई थी यहां पर, विल गो विद एल्बुमिन, जो हमारी मेडिसिन होगी वो क्या करेगी, किसके साथ जाएगी, एल्बुमिन के साथ में जाएगी। विल गो विद एल्बुमिन एंड शोज नो इफेक्ट, और वो वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ड्रग क्या है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इज नॉट अवेलेबल इन फ्री फॉर्म। अब देखो, अगर ड्रग फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सबको दिख रहा है यहां तक, मैं क्या बोल सकता हूं दूसरा, अगर ड्रग फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इफ नॉट फ्री, इज नॉट फ्री, तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, कम होगा, हाफ लाइफ
भाई जब मेटाबॉलिज्म इन हुआ तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, बॉडी में ज़्यादा देर तक ड्रग रहेगी, टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। साइड इफेक्ट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। साइड इफेक्ट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऐसी ड्रग्स जो एल्बुमिन के साथ में बाइंडिंग करती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलना, एनी ड्रग विच शोज binding with albumin, उसको क्या बोला जाता है, इज नॉन एज एफिनिटी विद एल्बुमिन। एफिनिटी विद एल्बुमिन मतलब क्या करती है, एल्बुमिन के साथ में वो अपना लव बाइंडिंग क्या करती हैं, शो करती हैं कि उनके साथ में क्या रहती हैं, वो बाइंड करके एक दूसरे के साथ रहेंगी। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप लोग देखना बच्चों कि क्या होगा, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, देखो ये हुआ कि ड्रग क्या थी, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी, मेटाबॉलिज्म कम हो गया, हाफ लाइफ बढ़ गई, टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब आप लोग देखो कि क्या होगा, अब यहां पर क्या हुआ, एल्बुमिन का साइज क्या हो जाएगा, एक टाइप से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब उसने अपने अंदर क्या कर लिया है, ड्रग्स को बाइंड आउट कर लिया है, मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ लिया है, अब उसका साइज बड़ा हो गया। तो उसके साथ क्या हो सकता है, मैं दूसरा बोलूं अगर आप लोगों को, फिर से लिखता हूं, क्या थी जो मेडिसिन, बाउंड फॉर्म में थी जो मेडिकेशन, कैसी फॉर्म में थी बच्चों, बाउंडिंग फॉर्म में जो मेडिसिन अवेलेबल थी हमारे पास। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, अब देखो ज्यादा अवेलेबल थी, वो कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी, भाई कहीं पर काम ही नहीं करेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बनता ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, जो बाउंड फॉर्म में जो ड्रग अवेलेबल थी, नो डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या हुआ, कोई डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर नहीं होगा। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं आप लोगों को, अगर यहां पर अब क्या है, एल्बुमिन प्रेजेंट है इसके साथ में, ड्रग के साथ में, तो यहां पर क्या होगा, अब कहीं पर भी फिल्टर नहीं होगा, ब्लड क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ या फिल्ट्रेशन विल नॉट बी पॉसिबल। क्यों नहीं होगा ब्लड का फिल्ट्रेशन पॉसिबल, बिकॉज एल्बुमिन का जो साइज हो जाएगा एक टाइप से, जब ड्रग के साथ में वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। वो कहां पर होता है, फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर, किडनी में कहां पर, नेफ्रॉन्स के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, filtration of bounded drug, जो बाउंडेड ड्रग है, is also not be possible, ये is also not possible with dialysis। उसका डायलिसिस के साथ में भी फिल्ट्रेशन उसका पॉसिबल नहीं होता। यह आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है, ये भी क्या करना आप लोग इंपॉर्टेंटली याद रखना, फिल्ट्रेशन ऑफ बाउंडेड ड्रग इज आल्सो नॉट पॉसिबल विद द डायलिसिस। नेक्स्ट अब आप लोग देखो कि और क्या कर सकते हैं हम लोग, कि जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो मैं अब यहां पर क्या बोल सकता हूं बच्चों, देखो अब मैंने बोला तो हम लोग क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग। जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों किसी भी ड्रग का, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1 प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग मतलब कि क्या है भाई, जिस ड्रग ने प्लाज्मा प्रोटीन मतलब एल्बुमिन के साथ में बाइंडिंग शो कर ली, अब कम डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितनी ज्यादा बाइंड करेगी उतना कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितनी कम बाइंड करेगी फ्री फॉर्म में ज्यादा अवेलेबल रहेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो मैं दूसरा बोल, एक तो ये पॉइंट हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग, फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग के साथ में। जितनी ज्यादा ड्रग अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा क्या कर सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूट अपने आप को कर सकती है। ये दोनों आप लोग याद रखना, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कलर ज्यादा दिख नहीं रहा तो मैं ब्लैक यूज करूंगा अब।
देखो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, पहला पॉइंट क्या हुआ, हमने प्लाज्मा प्रोटीन की बात की। दूसरा मैं क्या बोलूंगा आप लोगों से, अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास दो तरह की ड्रग्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एक होती है लिपिड सोल्यूबल और दूसरी क्या होती है बच्चों, वाटर सोल्यूबल। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को कि ब्लड फ्लो जो है हमारे ब्रेन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो ब्रेन में ज्यादा होगा, अब बाइंडिंग फॉर्म में अगर ड्रग वहां पर जाएगी तो क्या करेगी, टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगी बच्चों, ब्रेन में सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अगर वो बाइंडिंग फॉर्म में जाएगी तो ज्यादा देर तक वहां पर रहेगी, अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट करेगा। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि बताओ अगर कोई बाइंडिंग फॉर्म में ड्रग अपने पास हमारी बॉडी में रहती है तो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट कहां पर टॉक्सिसिटी कहां पर देखने को मिलती है, माफ करना साइड इफेक्ट नहीं, टॉक्सिसिटी कहां पर देखने को मिलती है, ब्रेन में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर क्या है बच्चों, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं दूसरा बोलूं अगर आप लोगों से, जो लिपिड सोल्यूबल मेडिकेशन है, लिपिड सोल्यूबल मतलब क्या बोला था इसको, लिपोफिलिक मेडिकेशन। लिपोफिलिक मेडिकेशन जो है वो किससे ज्यादा टॉक्सिसिटी शो कर सकती है, वाटर सोल्यूबल मेडिसिन से ज्यादा टॉक्सिसिटी शो कर सकती है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, लिपिड सोल्यूबल जो होती हैं वो क्या होती हैं, मोर डेंजरस। मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, मोर डेंजरस, क्योंकि यहां से वाटर सोल्यूबल जो है वो तो फटाफट क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी लिपिड सोल्यूबल ब्रेन में जाती हैं, वहां पर लिपिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहां पर क्या रहेगी, ज्यादा देर तक रह सकती है और मोर डेंजरस वो हो सकती है। नेक्स्ट अब आप लोग देखो, एफिनिटी विद टिश्यूज। दूसरा पॉइंट क्या था कि हमारा ब्लड फ्लो किस में ज्यादा होता है, ब्रेन में ज्यादा होगा, तो इसलिए क्या हो जाता है, जो हमारा टॉक्सिसिटी किस में ज्यादा देखने को मिल सकती है, ब्रेन में ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरी अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, एफिनिटी विद टिश्यूज। बहुत बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एल्बुमिन के साथ ही बाइंड करे, कई बार क्या होता है कोई ड्रग किसके साथ शो करते हैं अपनी लव बाइंडिंग, लव बॉन्डिंग किसके साथ कर सकती है, वो टिश्यू के साथ में भी कर सकती है। तो मतलब जो ड्रग हम लोगों ने किसी पेशेंट को दी, तो वो ड्रग क्या हो सकती है, किसी टिश्यू के साथ में बाइंड आउट कर सकती है। ड्रग कैन बाइंड विद और कैन डिपॉजिट ऑन टिश्यू, किसके ऊपर डिपॉजिट हो सकती है, वो टिश्यू के ऊपर डिपॉजिट हो सकती है। तो मैं नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोलता हूं, फॉर एग्जांपल, वही फिर से एब्जॉर्प्शन वाली बात आ जाती है कि आप लोगों ने किसी पेशेंट को क्या दिया, क्लोरोक्विन दिया। क्या दिया बच्चों, क्लोरोक्विन दिया। ये कहां पर जा सकता है, रेटिना में मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रायोरिटी देना इसको। दूसरा क्या कर सकता है, ये इन दोनों में, लीवर में क्या कर सकता है, डिपॉजिट हो सकता है। तो क्या करेगा ये, रेटिना पे तो क्या कर देगा, रेटाइनोपैथी। क्या करेगा बच्चों, रेटाइनोपैथी रेटाइनोपैथी कोज करता है। और अगर मैं लीवर की बात करता हूं तो क्या कर देगा ये, वहां पर लीवर टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। इफ लेवल ऑफ क्लोरोक्विन, इफ लेवल ऑफ ड्रग डिपॉजिट ऑन वेरियस ऑर्गन्स, अगर ये डिपॉजिट किस पे करता है, अलग अलग ऑर्गन्स पे डिपॉजिट करता है, तो फिर उसके बाद ही क्या आती है, इसकी टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिल सकती है। पहला रेटाइनोपैथी कोज कर सकता है अगर रेटिना पे डिपॉजिट हुआ है। दूसरा अगर ये लिवर पे डिपॉजिट होता है तो क्या बोल सकते हैं उसको, लिवर टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। मतलब क्या करता है, टिश्यूज के साथ में अपने एफिनिटी को क्या कर सकता है बच्चों, ये शो कर सकता है। दूसरा मैं बोलूं अगर आप लोगों से, ऐसे ही ये तो हो गया क्लोरोक्विन का। दूसरा मैं अगर आप लोगों को डायरेक्ट बोल देता हूं, डोपामिन। देखो डोपामिन कहां पर होना चाहिए, हमारे ब्रेन में रहता है। डोपामिन क्या होता है, हमारे ब्रेन में होता है। अगर डोपामिन का लेवल वगैरह कम हो जाए तो उससे क्या हो जाता है बच्चों, अगर लेवल कम होता है तो क्या होता है, इसकी वजह से डिप्रेशन की कंडीशन, सीरोटोनिन का लेवल कम हो तब डिप्रेशन कंडीशन, या क्या हो सकता है उससे स्किज़ोफ्रेनिया कंडीशंस वगैरह हम लोगों को देखने को मिलती हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में हम लोग इनको देख सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या होगा, डोपामिन जो ड्रग अगर हम लोगों ने दी, लेकिन जो ये ड्रग होती है ना, ये ड्रग कैसी होती है बच्चों, वाटर सोल्यूबल होती है। क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होगी। तो अपने इफेक्ट किस पे दिखाती है, अफेक्ट द पेरिफेरल सिस्टम, अफेक्ट द पेरिफेरल सिस्टम। और पेरिफेरल को मेंटेन कौन करता है बच्चों, अपना कार्डियक
जनरेटर। कौन करता है? कार्डियक जनरेटर बोलो या कार्डियक सिस्टम उसको आप लोग बोल सकते हो। मतलब किसको अफेक्ट करता है? अफेक्ट आवर हार्ट, अफेक्ट द हार्ट। डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन जो लीवोडोपा है बच्चों, ध्यान से देखना, जो लीवोडोपा है वो क्या कर सकती है? कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। बीबीबी को क्या कर सकती है? ये क्रॉस कर सकती है। और मैंने बताया था कि एस्ट्रोसाइट्स क्या करती हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा लिपिड प्रेजेंट होता है, ऑलमोस्ट 60% लिपिड हमारे ब्रेन में मिलता है। तो लीवोडोपा वहाँ पर कर तो सकती है क्रॉस, लेकिन साथ में हम लोगों को क्या देना पड़ता है बच्चों? सिनडोपा भी देना पड़ता है। कितने mg? 10 mg हम लोग उसको देंगे अगर उसके साइड इफेक्ट को कम करना है। तो लीवोडोपा देंगे, आधा डोपामिन तो क्या हो जाएगा? पेरिफेरल सिस्टम में ब्रेक हो जाएगा, हार्ट को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर सिनडोपा दोगे तो लीवोडोपा हमारे पेरिफेरल सिस्टम में ब्रेक नहीं होगा। जब लीवोडोपा पेरिफेरल सिस्टम में ब्रेक नहीं होगा तो वहाँ पर हमारे हार्ट पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और सिनडोपा क्या करेगी? लीवोडोपा का पेरिफेरल में ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करके डायरेक्टली क्या कर देगी? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करवा देगी, और जिससे हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? फिर डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट अब आप लोग देखो बच्चों कि क्या होगा। नेक्स्ट ऐसे ही मैं एक और मेडिसिन की अगर आप लोगों से बात करता हूं, अमेकासिन। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अमेकासिन। देखो कैसी ड्रग है ये? वाटर सोल्यूबल ड्रग है। ये वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है बच्चों। ये हम लोग ना इसको एटीटी में भी यूज करते हैं। वैसे ये अमाइनोग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल होता है? एंटीबायोटिक्स में हम जब बात करते हैं तो अमाइनोग्लाइकोसाइड से बातें तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं। अमेकासिन को हम लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों कैटेगरी में क्या कर सकते हैं? इसको एंटी ट्यूबरक्लोसिस में यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल कम कर दिया इसका यूज। ठीक है, जब मैं आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, सॉरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो अमेकासिन है वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है। देखो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? मेनिंजाइटिस हो जाए। मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, जो क्या करते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसको इन्फेक्शन से बचाती है, इंजरी से बचाती है। तो मैं नेक्स्ट आप लोगों से बोल सकता हूँ, अगर अमेकासिन हमने किसी पेशेंट को दी जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है और मेनिंजाइटिस इसको वहां पर दिया हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मेनिंजाइटिस में ना एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होती है? जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके जंक्शन क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं। लंग जंक्शन क्या हो जाते हैं? लूज हो जाएंगे। अब आप लोगों ने अमेकासिन दी थी पेशेंट को, कैन गो और क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर विद ब्लड फ्लो। क्या कर सकता है? विद ब्लड फ्लो कर सकता है। अब देखो यार, अब हमारा ब्रेन किसका बना हुआ था? ब्रेन तो हमारा किसका बना है? फैट का बना है 60%। अब वाटर सोल्यूबल अगर वहां पर जाएगा और वाटर सोल्यूबल ड्रग ने क्या कर दिया? वहां पर लूज जंक्शन की वजह से वहां पर एंट्री शो कर दी। क्या शो करेगी? ये टॉक्सिसिटी शो करती है। टॉक्सिसिटी शो करती है। और अमेकासिन क्या कोज कर देगी बच्चों? हमारी जो क्रेनियल नर्व हैं बहुत सारे, उसमें क्या कर देती है? डैमेज कोज कर सकती है। तो हमें सब चीज़ों को सोच समझ करके ही क्या करना होता है? यूज करना होता है। आजकल देखो हमारे इंडिया में क्या मिसफॉर्चुनेट रहता है। हमारे देश में क्या है? हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जो नर्सिंग जो स्टूडेंट हैं, नर्सिंग जो प्रोफेशन में हैं, वो भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जिनको सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, क्या करते हैं कि जाते हैं डॉक्टर के पास कि मेरे को कफ हो रही है, आप मुझे काम करो एजिथ्रोमाइसिन दे दो, मुझे काम करो आप लोग ऑफ्लॉक्स दे दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? हमें उसका रेशनल नहीं पता, अच्छे से उसके साइड इफेक्ट का नहीं पता, यूजेस का नहीं पता। ठीक है, तो क्या करते हैं? अब हम उसको लेते जा रहे हैं धीरे धीरे, कभी 200 mg की ले ली, कभी 400 mg की ले ली। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर किसी पेशेंट ने 400 mg की मेडिकेशन ले ली, अब उसकी बॉडी कंटिन्यू आप उसको 400 mg पे दे रहे हो, तो बॉडी 400 mg से ही तो ठीक होगी। नेक्स्ट टाइम आप लोग पेशेंट को 200 mg दे देते हो, क्या होगा? साइड इफेक्ट क्या, सॉरी बॉडी का इफेक्ट क्या आएगा? क्या उसके लिए कोई इफेक्ट शो करेगी? नहीं कर सकती वो अपने इफेक्ट शो। ड्रग का क्या होगा? इफेक्ट वहां पर कम हो जाएगा। तो मेडिसिन क्या करेगी? रेजिस्टेंस वहां पर शो करना स्टार्ट कर देगी। मेडिसिन रेजिस्टेंस हो गई, आप लोग बार बार अमोक्सिसिलिन लेते रहना, एजिथ्रोमाइसिन जो भी मेडिसिन लेते रहना, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा है। अब आप लोगों की बॉडी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, फंगल इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इतने हो जाते हैं हमारे इंडिया में कि हद से ज्यादा रहते हैं।
मेडिसिन लेने के बाद बार बार किसी को रैशेज हो जाते हैं, वो होंगे, हमें मेडिसिन के यूज़ का नहीं पता है। डायरेक्टली हम लोग सिविल हॉस्पिटल में चले गए या किसी मेडिकल स्टोर में चले गए कि आप लोग मुझे ये दे दो, खुद से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टरी शो करते हैं कि हाँ हम ही डॉक्टर हैं, हम लोग क्या हैं, सब कुछ आता है हमें। फिर लोग बोलते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप एक काम करो पैरासीटामोल दे दो। अब ये नहीं पता कि जितनी ज़्यादा पैरासीटामोल खाते हो आप लोग, एसिटामिनोफेन जितनी लेते हैं, कोई आदमी क्या है, एल्कोहलिक है, ऊपर से वो सुबह सिर दर्द हुआ उसको ड्रिंक करने की वजह से, फिर उसने पैरासीटामोल ले लिया। जब पैरासीटामोल लेगा, ध्यान से सुनना आप, वहाँ पर एन एसिटाइलसिस्टीन हमारी बॉडी में नॉर्मली लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो नेचुरल हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एंटीडोट होता है पैरासीटामोल का। अब वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो उसका मेटाबॉलिज्म, जो उसके साइड इफेक्ट को कम करना था। अब एन एसिटाइलसिस्टीन खत्म हो चुका है, आप फिर से क्या करते हो, लेते रहते हो। ऊपर से तो अल्कोहल लीवर को डैमेज करती है, दूसरा ऊपर से क्या किया, पैरासीटामोल ने क्या कर दिया है, लीवर को डैमेज कर दिया। ये बहुत सारे हमारे इंडिया में क्या होता है, ब्लंडर टाइप की एक्टिविटीज हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या रहता है कि हम लोग रेशनल कभी अप्लाई नहीं करते, डॉक्टर की कभी सलाह नहीं लेते। हम लोग क्या समझते हैं कि डॉक्टर क्या है, एक जरिया है पैसे कमाने का, ठीक है, बस वो क्या है, अपनी दवाइयाँ बेच देगा, हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। सब जगह पे ब्लंडर हो रहा है, लेकिन हमारा काम क्या है, हम इतने पढ़े लिखे जरूर हैं कि हर चीज़ के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे इंडिया में हर दूसरे, दिल्ली में जो न्यू दिल्ली है, हर दूसरे पेशेंट में क्या मिल सकता है, ट्यूबरक्लोसिस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, याद रखना आप लोग। लेकिन बीसीजी बहुत सारा लगा हुआ है, लोगों को वैक्सीनेशन हो रखा है, तो जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स नहीं आ पाते। दूसरा, अगर हम लोग ऐसे ही यूज़ करते रहे मेडिसिन को, 2028 में हमारे पास कोई भी ऐसी मेडिकेशन नहीं बचेगी जब किसी पेशेंट को किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सकता हो। 2028 तक हम लोग इतनी रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे सभी मेडिसिन के लिए कि हम किसी ऐसी मेडिसिन को यूज़ नहीं कर पाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी पावर को बढ़ा सकें। लिनेजोलिड जैसे मेडिकेशन आती है, क्या करते हैं, पहले सेप्टम को यूज़ किया जाता था आफ्टर सर्जरी, जो कट वगैरह होता था तो उसको सुखाने के लिए, उसको हील करने के लिए हम लोग सेप्टम देते थे पेशेंट को। लेकिन आजकल क्या कर दिया, डायरेक्ट लिनेजोलिड देना स्टार्ट कर दिया। 2028 तक हमारे पास कोई ऐसी मेडिकेशन अवेलेबल नहीं होगी जो हमारे अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन को, वुंड वगैरह की हीलिंग को कवर कर सके, वो है लिनेजोलिड। अगर लिनेजोलिड से किसी को भी साइड इफेक्ट रेजिस्टेंस हो गया तो उसकी वुंड हीलिंग हम लोग नहीं करवा सकते। यह आप लोग याद रखना। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब भी आप लोग कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेते हो तो प्लीज़ अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो करो, डॉक्टर्स को दिखाओ। सिविल हॉस्पिटल में भी अगर किसी के पास पैसे नहीं तो सिविल हॉस्पिटल में जाओ, इतने पढ़े लिखे जरूर हो कि आप लोग हर चीज़ को समझ सकते हो। आपके पास नेट होता है, सर्च करो कि किस लिए मेडिकेशन दी गई है, क्या इसका साइड इफेक्ट आता है, कैसे इस मेडिकेशन को हम लोगों को लेना है। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ थिंकिंग, योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिपेंड इन्हीं चीज़ों पे करेगा। अदरवाइज आप लोग रेजिस्टेंस को क्या करोगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोग देखो कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब हमने क्या करना है, जो ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होगा। मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हम क्या निकालते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ड्रग। पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना है ड्रग का, वॉल्यूम ऑफ ड्रग। मैं कुछ एक चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, इनको बड़े ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ ड्रग, ये हमें इतना अभी तक तो पूछा नहीं गया है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल रहेगा, लेकिन आप लोगों से डायरेक्ट क्या होता है, ड्रग कैलकुलेशन के बारे में पूछा जाता है। वो हम आप लोगों को फंडामेंटल में शायद वीडियोस मिल गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो कि कैसे ड्रग्स का कैलकुलेशन किया जाता है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ ड्रग हुआ। नेक्स्ट देखो आप लोग कि क्या आता है वॉल्यूम ऑफ ड्रग के बाद में, हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं कि एक तो होता है हमारे पास लोडिंग डोज। क्या होता है, लोडिंग डोज। क्या होता है हमारे पास, लोडिंग डोज। डॉक्टर ने बोला कि हमें, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या है, 1 ग्राम का कोई इंजेक्शन है,
एक वायल है 1 ग्राम का, डॉक्टर ने बोला कि कितना देना है, 500 mg देना है, वो क्या होगा हमारा लोडिंग डोज हो गया। जितना देना है वो क्या है लोडिंग डोज, और जितने हमारे पास मेडिकेशन अवेलेबल है वो क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ड्रग। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से पीसी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब देखो आप लोग कि क्या करते हो कि जो हमारा लोडिंग डोज है वो वॉल्यूम, पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ड्रग नहीं है ये, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बच्चों, इसको चेंज कर लेना आप लोग। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग नहीं है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, माफ करना भाई, ड्रग तो है हमारे पास, वो अलग से एक पॉइंट आता है मैं बताऊंगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, उस वो आएगा, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोडिंग डोज अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। अगर लोडिंग डोज निकालना है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये 2 फॉर्मूले आप लोग याद रखना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना है तो लोडिंग डोज आएगा, जितना हम डॉक्टर बोलता है कितना देना है, अपॉन में कितना होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है। ये आप लोगों का काम नहीं है, ये डॉक्टर आप लोगों से क्या करता है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन में लिख के जाता है ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। लोडिंग डोज जो एम्प्यूल होता है, जो पैकेट आता है हमारा मेडिसिन का, उस पर क्या होता है, लिखा होता है, उसके जो पीछे पैकेट की जो रीडिंग्स आती हैं उस पर लिखा होता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतनी है, वॉल्यूम इसका हम लोगों ने इतना दिया हुआ है, तो लोडिंग डोज निकालो। वो हम लोग, वो डॉक्टर क्या करते हैं, अपने आप बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको निकाल देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ बच्चों की, क्या होगा अगर लोडिंग डोज तो हम लोगों ने निकाल दिया, एक हम लोग निकालते हैं बच्चों मेंटेनिंग डोज। क्या करते हैं, मेंटेनिंग डोज, एमडी, मेंटेनेंस डोज या मेंटेनिंग डोज, कि हमें ब्लड में कितनी डोज को मेंटेन करके रखना है। जैसे हम लोग लिथियम के बारे में पढ़ते हैं कि भाई इसका 0.5 to 0.8 थेरेपेटिक लेवल रहना चाहिए, ठीक है, वैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा मेंटेनिंग डोज होना चाहिए कि हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में डोज कितनी रहनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि क्या होता है, हमारे पास एक आता है क्लियरेंस रेट, एक क्या आता है क्लियरेंस रेट, और एक मैंने बताया था प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखो एक छोटी सी चीज आप लोग यहाँ पर समझ के चलना। फॉर एग्जांपल कि हमने किसी पेशेंट को क्या दिया है, पीसीएम दे दिया 500 mg, क्या दे दिया, पीसीएम दे दिया। अब कितनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, फॉर एग्जांपल कि 250 mg क्या हो गया, ये एक्सक्रीट आउट हो चुके हैं हमारी बॉडी से। तो क्लियरेंस रेट कितना है इसका, 250 mg हो गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना बच गया, 250 mg बच गया। तो आप लोग जब मेंटेनिंग डोज निकालते हो बच्चों, क्या रहता है इसका, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू में क्लियरेंस रेट। तो ये क्या रहती है हमारी मेंटेनिंग डोज रहती है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं अलग अलग से कि 3 फॉर्मूले हम लोगों को यहाँ से पता चल गए हैं। कितने फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ से कंफर्म किए हैं, 3 फॉर्मूला यहाँ से देखा है। एक तो हम लोगों ने देखा लोडिंग डोज का, और एक क्या देखा हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या देखा अब हमने मेंटेनिंग डोज। तो देखो सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्या बताया था मैंने, लोडिंग डोज अपॉन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और लोडिंग डोज का क्या था, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। दूसरा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, 2 हो गए, तीसरे की अगर एमडी इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू में क्लियरेंस रेट, ये 3 फॉर्मूले आप लोग याद रखना, जिसके बेस पे क्या करते हैं डॉक्टर हमें मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, ये आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म और बायोट्रांस। मेटाबॉलिज्म, उसका दूसरा नाम क्या होता है, बायोट्रांस। देखो हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब पहला पढ़ा हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन के बारे में, दूसरा पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तीसरा अब हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म, और उसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, बायोट्रांस। मेटाबॉलिज्म या फिर मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, बायोट्रांस। मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम क्या है, बायोट्रांस। तो यहां पर देखना आप लोग कि क्या होता है, मैं आप लोगों को अगर बोलता हूं
हमारा मेटाबॉलिज्म का मेन ऑर्गन क्या होता है? लीवर। मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? लीवर। ये सबको पता है। अगर इनहेलेशनल से देते हैं तो लंग्स भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है, जब अगर लास्ट में बात करें तब लीवर का नंबर कहीं जाकर के आता है। तो इनहेलेशनल में हमेशा याद रखना क्या आता है बच्चों? मेटाबॉलिज्म में हमारा लीवर आता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि अब ये टाइप्स वगैरह कितने होते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे ड्रग्स होती हैं, इनके मेटाबोलाइट्स कैसे बाहर आएंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से सुनो। अब ये क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ बायोट्रांस। जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है क्या होते हैं? उसके अलग अलग टाइप के बायोट्रांस हमें देखने को मिल सकते हैं या मेटाबॉलिज्म देखने को मिल सकता है। हमें पता होना चाहिए कि ड्रग क्या है? एक्टिव फॉर्म। देखो, ड्रग की दो टाइप हो सकती हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या है कि हमने कोई ऐसी मेडिकेशन दे दी, डायरेक्टली क्या किया उसने बॉडी के अंदर जाते ही एक्शन स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, सॉर्बिट्रेट हमने दिया, एक्टिव फॉर्म में थी, वो डायरेक्ट क्या कर दिया उसने? एक्शन स्टार्ट कर दिया। दूसरा मैं बोलता हूँ ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन T3, डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में काम करना स्टार्ट कर देगा, टैकीकार्डिया कोज कर देगा। तो ड्रग मतलब क्या है? एक्टिव फॉर्म में है। ड्रग कैसी फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। ड्रग कैसी फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म। ड्रग कैसी है बच्चों? एक्टिव फॉर्म में है। ये ड्रग अगर एक्टिव फॉर्म में है और अगर इसका मेटाबोलाइट्स क्या हो जाता है, देखो ध्यान से सुनना आप, मेटाबोलाइट्स भी क्या होता है? मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या है कि जब इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, जब इसका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से बाहर की तरफ हुआ, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होकर के निकलेगी। कैसी फॉर्म में निकल सकती है? इनएक्टिव फॉर्म में निकल सकती है। एक तो टाइप ये हो गया इसका। दूसरी बायो मेटाबॉलिज्म कैसा हो सकता है बच्चों कि हमने ड्रग तो कैसी दी? इनएक्टिव फॉर्म में दी। कैसी फॉर्म में दी हमने ड्रग? इनएक्टिव फॉर्म में दी। दूसरा अगर मैं बात करता हूं बायोट्रांस या मेटाबॉलिज्म का, सॉरी मेटाबोलाइट्स, ऐसी ड्रग जिसका मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या बोल दिया जाता है? मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट उसको बोल दिया जाता है। तो मेटाबोलाइट्स क्या होगा? एक्टिव फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने क्या किया, ड्रग्स तो हम लोगों ने इनएक्टिव फॉर्म में दिया और मेटाबोलाइट्स क्या दिए हैं? एक्टिव फॉर्म में दिया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ वहां पर? इनको प्रोड्रग्स इसको बोला जाता है। कैसे बोला जाता है बच्चों इनको? प्रोड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जो इनएक्टिव हो लेकिन मोटा मेटाबोलाइट्स कैसा होता हो? एक्टिव फॉर्म में, इन ड्रग्स को क्या बोल दिया जाता है? प्रोड्रग्स। क्या बोल दिया जाता है इनको? प्रोड्रग्स बोला जाएगा। अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल लीवोडोपा, लीवोडोपा मेडिसिन की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ, देखो इनएक्टिव फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए, टू स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ ड्रग, जहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऑफ लीवोडोपा या ड्रग, अगर लीवोडोपा को स्टिमुलेट करना है उसके एक्शन को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गिव सिंडोपा, गिव सिंडोपा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सिंडोपा हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट को देने का काम करते हैं। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? पहले लाइट बहुत ज्यादा आ रही थी बच्चों इस पे, ठीक है, तो इसलिए क्या था कि यहाँ पर ये कम आ रही थी लाइट। अब आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हमें पेशेंट को सिंडोपा देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ये एक्टिव ड्रग जो इसका मेटाबोलाइट कैसा हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में फिर ये एक्सक्रीट आउट हमारे पास देखी हुई मिलती है। ये दो हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, थर्ड टाइप क्या आएगा? पहला हो गया एक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में मेटाबोलाइट हुआ, ड्रग इनएक्टिव थी, मेटाबोलाइट एक्टिव फॉर्म में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं थर्ड टाइप, देखो थर्ड टाइप क्या रहता है बच्चों? ड्रग भी कैसी होगी? एक्टिव, और मेटाबोलाइट भी कैसा होगा? एक्टिव। थर्ड टाइप ड्रग क्या है? एक्टिव, मेटाबोलाइट्स भी क्या होगा? एक्टिव। मैं अगर आप लोगों से एग्जांपल में अब बताऊं आप लोगों से, डाइजीपाम, ये एक्टिव फॉर्म में होती है बच्चों ये ड्रग, ठीक है। एल्ब्यूटेरोल, एल्ब्यूटेरोल, ये दोनों क्या होती हैं? एक्टिव फॉर्म में होती है। और भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म में रहती हैं,
ठीक है, जो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट वगैरह क्या करते हैं, जो यूज़ करते हैं, एमिट्रिप्टाइलिन, ठीक है, इमिप्रामाइन, ये सब क्या आते हैं हमारे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दूसरा मैं नाम लिख सकता हूँ, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जितनी मेडिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म या एक्टिव फॉर्म में रहता है, और ड्रग्स भी कैसी होती हैं, एक्टिव। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर अगर ड्रग इनएक्टिव हो तो मेटाबोलाइट भी इनएक्टिव होगा, नहीं बच्चों, अगर ड्रग ही इनएक्टिव है और फिर से वो इनएक्टिव रहेगी तो उस ड्रग्स को देने का कोई फायदा नहीं है, और ऐसी ड्रग्स भी हमारे पास आज तक अवेलेबल नहीं हुई। यार जो ड्रग काम ही नहीं करेगी क्या फ़ायदा, ऐसे तो हम लोग मिट्टी खा लें, उसका कोई काम ही नहीं है, ठीक है, तो वो कोई हमारा टाइप नहीं होता। ये समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट अब आप लोग देखो कि क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का इतना हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बच्चों, फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है उसके दो फेज होते हैं। पहला होता है फेज 1, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटाबॉलिक फेज, कैटाबॉलिक फेज, ठीक है। दूसरा फेज आता है बच्चों फेज 2, फेज 2 जिसको क्या बोल दिया जाता है, पहला क्या हुआ कैटाबॉलिक और दूसरा क्या होता है बच्चों हमारे पास कंजुगेटेड, कंजुगेटेड फेज, या मैं क्या बोल सकता हूं कंजुगेटेड रिएक्शन। देखो बच्चों क्या होगा यहां पर, कैटाबॉलिक फेज, कैटाबॉलिक का मतलब क्या है, टूटना, कैटाबॉलिक का मतलब क्या है, टूटना, और कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है, एक तरफ एक टाइप से जुड़ जाना। क्या होता है इसका मतलब, एक टाइप से जुड़ जाना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहां पर कैसी होती है, नेचुरल रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनना। अब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, सिंथेटिक, सॉरी नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होती है, या मैं क्या बोलूं नेचुरल रिएक्शन, या मैं क्या बोल सकता हूं जो नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होगी वो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। पहला ऑक्सीडेशन, क्या होता है इसमें यार, ऑक्सीजन या H+ आयंस क्या हो जाते हैं, या वो ऑक्सीजन आयंस क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होता है जब O2 और H2 दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक क्या होता है, पहला हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन, और तीसरा क्या आता है हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस। तीसरा क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। पहला ऑक्सीडेशन हुआ कि वहां पर ऑक्सीजन के क्या हो गए, जो कंसंट्रेशन थी, सॉरी जो मॉलिक्यूल्स वगैरह थे वो वहां से अलग हो गए। रिडक्शन की बात की, वहां से ऑक्सीजन और H2 का क्या हो गया, अलग से मतलब अलग हो गए, वो कैटाटॉक हो गए। और हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि वहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, वहां से सेपरेट हो चुके हैं। कंजुगेटेड रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, फेज की बात करता हूं, तो ये कैसी होती है बच्चों, सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है, यहां पर दो रिएक्शन होती हैं, सल्फाइलेशन, क्या होता है सल्फाइलेशन, दूसरा मैं अगर बोलता हूं एसिटाइलेशन। क्या होता है बच्चों, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ये दोनों क्या रहते हैं, ये दोनों के दोनों, सल्फाइलेशन, एक मिनट रुको, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ये, सल्फाइलेशन और एसिटाइलेशन। यहां पर क्या मतलब है, सिंथेटिक रिएक्शन और कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है, यहां पर एडिशन ऑफ ग्रुप्स। जो अलग अलग मेडिकेशन होती है वो क्या कर सकती हैं, यहां पर ऐड हो सकती हैं। एडिशन ऑफ ग्रुप्स यहां पर क्या होता है देखने को मिलता है। देखो बच्चों क्या होगा, इतना समझ में आया आप लोगों को। देखो नेक्स्ट क्या होता है, एसिटाइलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारे पास, जो हम लोग मेडिसिन में जो मोस्टली यूज करते हैं। मेडिसिन में कौन सा आता है सबसे ज्यादा, एसिटाइलेशन। यहां से आप लोग याद रखना, एसिटाइलेशन एक सिप से याद रखना। एसिटाइलेशन में जब हम लोग याद रखते हैं तो कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्शन से जो ग्रुप्स हैं ऐड कैसे होंगे, सिप से आप लोग याद रखना। देखो कैसे होता है, इससे तो क्या होता है, सल्फोनामाइड्स, एस से क्या बनेगा बच्चों, सल्फोनामाइड्स, जो हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, एंटीबायोटिक मेडिकेशन में। मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। एस से क्या होता है बच्चों, हाइड्रालेजिन। हाइड्रालेजिन एक ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होती है।
एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होती है ये, जो आप लोग क्या करते हो जब कंडीशन क्या होती है, जब बीपी जब कंट्रोल नहीं होता तब आप लोग क्या देते हो, हाइड्रोलाइजिन वहाँ पर देते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं प्रेगनेंसी की अगर आप लोगों से बात करता हूँ, पहले हम लोग क्या देते थे वहाँ पर अल्फा डोपा या मिथाइल डोपा हमारी क्या रहती थी, ड्रग ऑफ चॉइस रहती थी। लेकिन आजकल न्यू प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग लाइबिटालोल क्या करते हैं हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लाइबिटालोल क्या करते हैं, मेडिसिन मदर को प्रोवाइड करते हैं, जो कैसी होती है, कार्डियो सिलेक्टिव होती है जो मेडिकेशन, जो वेजोडाइलेटर का काम करती है। अगर लाइबिटालोल भी अगर वहां पर काम नहीं आती बच्चों, तब आप लोगों को क्या देना होता है वहां पर, हाइड्रालेजिन क्या देनी होती है वहां पर प्रेगनेंसी में, हाइड्रोलाइजिन। इसका साइड इफेक्ट बहुत कम आता है और प्रेगनेंसी में सबसे अच्छी ड्रग मानी जाती है। अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन हो जाए, जब लाइबिटालोल से कंट्रोल ना हो, तब आप लोगों को क्या देना है वहां पर, हाइड्रालेजिन। आई से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर दो मेडिकेशन और आती हैं हमारे पास, आइसोनियाजिड। आई से क्या मतलब बनता है बच्चों, आइसोनियाजिड। ये क्या होती है हमारी मेडिकेशन, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जब मैं आप लोगों को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पढ़ाऊंगा वहां पर इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पी से क्या बनेगा बच्चों, प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड, अच्छा सुनो, प्रोकेनामाइड क्या होता है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर का एक एग्जांपल होती है। क्या होती है ये एक सोडियम चैनल ब्लॉकर का एक एग्जांपल होती है, जो क्या करती है, ग्रुप सोडियम चैनल ब्लॉकर के ग्रुप ए का बी पार्ट होता है, ग्रुप 1 का बी पार्ट, जो एमेकेनाइड और प्रोकेनामाइड, एमेकेनाइड, दो मेडिसिन जो हमारे पास आती हैं, उसके बारे में हम लोग वहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या होती है, प्रोकेनामाइड वगैरह क्या करती हैं ये, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लिग्नोकेन हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, लिग्नोकेन देते हैं। एरिथमिया के केस में हम लोग लिग्नोकेन दे सकते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, किसी को एसवीटी वगैरह होता है, वहां पर हम लोग लिग्नोकेन दे सकते हैं। तो लिग्नोकेन का अल्टरनेटिव क्या रहता है, प्रोकेनामाइड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोकेनामाइड को भी हम लोग एरिथमिया में यूज कर सकते हैं, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर का क्या करता है, काम करता है। सोडियम चैनल की ओपनिंग को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, सोडियम के एंट्री को अंदर की तरफ कम कर देगा, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा और थोड़ा बहुत एरिथमिया क्या हो सकता है वहां पर कंट्रोल कुछ हद तक हम लोग कर सकते हैं। किसके साथ, प्रोकेनामाइड के साथ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी की जितनी मेडिसिन ये आती हैं, इनका एक मेन इफेक्ट साइड इफेक्ट होता है, मेन साइड इफेक्ट, चारों के चारों एक साइड इफेक्ट कोज करती हैं बच्चों। वो क्या आता है, इनका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है, एक स्किन एलर्जी। क्या करती हैं ये, स्किन एलर्जी कोज कर सकती हैं, SLE कोज कर सकती है ये, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस ये क्या कर सकती हैं बच्चों, कोज कर सकती हैं। ये आप लोग मेनली याद रखना। अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन से एंजाइम जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हेडिंग डालो। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, पहला देखो माइक्रोसोमल एंजाइम। पहला क्या आता है बच्चों, माइक्रोसोमल एंजाइम। और दूसरा क्या आता है बच्चों, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने तरह के एंजाइम हमारे मेटाबॉलिज्म में काम आएंगे, दो, माइक्रोसोमल एंजाइम और दूसरा क्या होता है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम काम आएंगे। जो माइक्रोसोमल एंजाइम है बच्चों, ये क्या करता है, इट बाइंड विद, जो माइक्रोसोमल एंजाइम में क्या करता है, इट बाइंड विद और फाउंड ऑन, या तो बाइंड करता है या मिलता है, फाउंड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पर मिलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोग याद रखना कि हमारी बॉडी की सारी सेल्स प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, कैरी नहीं कर सकती, तो सभी सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन, क्या उसके अंदर SCR प्रेजेंट होता है, नहीं होता। इसकी जगह पे न्यूरोटिक प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं इसकी जगह पे प्रेजेंट, न्यूरोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या बोल सकता हूं, नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स। अब सभी सेल्स में नहीं मिलता तो क्या होगा,
जब ये SER नहीं मिलता, SER इज नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स, तो SER जो है सभी सेल्स में नहीं मिलता, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, माइक्रोसोमल एंजाइम इज ऑल्सो नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स। तो सभी सेल्स में माइक्रोसोमल एंजाइम ही नहीं मिलेगा। अगर मैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की बात करता हूं, इट फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट आरबीसीज। बाकी सबके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म तो सब जगह प्रेजेंट रहेगा, आरबीसीज के अंदर भी रहेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है सभी सेल्स में मिलता है। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम फाउंड इन ऑल सेल्स, फाउंड इन ऑल सेल्स, या आप लोग दो याद रखना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जो माइक्रोसोमल एंजाइम है ये तो कैसे एक एक्टिविटी शो करता है, इंड्यूस्ड एक्टिविटी। माइक्रोसोमल एंजाइम शोज इंड्यूस्ड एक्टिविटी, इट शोज इंड्यूस्ड एक्टिविटी। ध्यान से सुनना कि इंड्यूस्ड क्या होगा बच्चों, इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, एक टाइप से स्टार्ट करना, ज्यादातर से क्या देना, मेडिसिन को दे दिया और मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा यहाँ पर, फास्ट मेटाबॉलिज्म। अगर फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगी ड्रग, तो उसकी इफेक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, या मैं क्या बोल सकता हूँ, इनइफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग विल बी इंक्रीज। इनइफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, फटाफट साइड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल की वोमिटिंग हुई थी किसी को, वोमिटिंग के आप लोगों ने मेडिसिन दी, उससे पेट दर्द हो जाता है, क्या हो सकता है उससे, कई बार एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं एंटीमेटिक ड्रग के देने की वजह से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से कि जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है बच्चों, जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है ये क्या करता है, इट शोज इनहिबिटरी इफेक्ट। क्या करता है ये क्या करता है, इनहिबिटरी एक्टिविटी ये क्या करता है, शो करेगा। यहां पर तो क्या हुआ था, इंड्यूस्ड हुआ था, यहां पर क्या हुआ, इनहिबिटरी। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है बच्चों, इसका मतलब रोकना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, स्लो मेटाबॉलिज्म, इफेक्टिवनेस क्या होगी, बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी। तो यहां पर लेकिन मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से अगर ड्रग ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेगी तो टॉक्सिसिटी क्या मिलती है, वहां पर हम लोगों को प्रेजेंट मिलती है। टॉक्सिसिटी वहां पर क्या होगी बच्चों, प्रेजेंट होती है। तो यहां पर देखा आप लोगों ने, माइक्रोसोमल क्या होती है बच्चों, ये ज्यादा इंड्यूस्ड एक्शन शो करती है, और जो हमारे पास नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की एक्टिविटी है ये कैसा शो करता है, इनहिबिटरी एक्टिविटी को शो करेगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम की, मोस्ट इंपोर्टेंट है एक पॉइंट, ये इतना यूज नहीं होता, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना आप लोग। मोस्ट इंपोर्टेंटली कौन सा यूज करेंगे बच्चों, हम लोग नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के, इसकी एक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं। तो देखो अब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम को कैसे ये अपनी एक्टिविटी वगैरह करेगा, ध्यान से सुनना आप। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बोला, नॉन माइक्रोसोमल अगर एंजाइम है, इसका मैं आप लोगों को एक एंजाइम एक मेडिसिन का नाम से समझाता हूं, एट्राक्यूरियम। क्या होता है बच्चों, एट्राक्यूरियम जो क्या करती है, मसल रिलैक्सेंट का काम करती है, एक्ट एज मसल रिलैक्सेंट। किसकी तरह काम करती है बच्चों, ये मसल रिलैक्सेंट की तरह क्या करती है, ये काम करेगी। क्या करते हैं हम लोग, इसको इनहेलेशनल रूट से दे दिया, क्या होगा, गिवन विद इनहेलेशनल रूट। अगर कुछ ऐसा हम लोगों ने किया तो क्या होगा, इसका जो हॉफमैन एलिमिनेशन इसमें क्या होता है देखने को मिलता है। हॉफमैन्स एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन बाय लंग्स, उसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, हॉफमैन एलिमिनेशन। किसने समझाया था, डार्क
सॉरी मार्क हॉफमैन ने सबसे पहले इसके बारे में समझाया था, इसलिए क्या कर दिया गया, इसको क्या दिया गया, हॉफमैन एलिमिनेशन नाम दिया गया। एलिमिनेशन थ्रू लंग्स, और किसने दिया था इसको, किसने समझाया था, मार्क हॉफमैन ने, इसलिए इसको नाम रख दिया गया हॉफमैन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन थ्रू लंग्स। अब ऐसे पेशेंट, फॉर एग्जांपल लीवर पेशेंट, और दूसरा क्या हो, कोई किडनी पेशेंट हो, उनमें क्या रहती है, दिस ड्रग इज सेफ। क्यों रहेगी बच्चों ऐसी ड्रग, मान लो कि किसी को क्या करना था, रिलैक्स करना था या हमें एनेस्थाइज करना था, तो ये मसल रिलैक्सेंट दे दो, ना तो इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, ना ये एक्सक्रीशन इसका लंग्स से होगा। मेटाबॉलिज्म भी कहां पर होता है, लंग्स में, इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म लंग्स में होगा। और एलिमिनेशन भी कहां से हो रहा है बच्चों, लंग्स से हो रहा है। ना तो हमारी किडनी इफेक्ट होंगी, ना तो हमारी कोई किडनी इफेक्ट होगी, और ना ही कोई लीवर इफेक्ट होगा, तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं, दिस ड्रग इज सेफ इन बोथ कंडीशंस। लीवर डिजीज हो या किडनी डिजीज हो, दोनों कंडीशंस में क्या रह सकती है, ये सेफ बहुत ज्यादा रह सकती है। नेक्स्ट अब आप लोग देखो, जो माइक्रोसोमल एंजाइम था वो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है। एक क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, मोस्ट कॉमन माइक्रोसोमल एंजाइम कौन सा है, मोस्ट कॉमन माइक्रोसोमल एंजाइम, साइटोक्रोम, क्या नाम है बच्चों उसका, साइटोक्रोम P450, P450 ये इसका क्या है, मेन हमारा एंजाइम हमारे पास रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CYP450 इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये जो 450 है ये क्या है, वेवलेंथ, ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है साइटोक्रोम P40 की। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से शो करते हैं, कितनी होती है बच्चों इसकी, 450 इसकी वेवलेंथ होती है। 450 क्या होती है, नैनोमीटर वेवलेंथ इसकी होती है। अगर इसकी भी अगर हम लोग स्पीसीज की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी होती है इसकी, इसकी मोस्ट कॉमन वेराइटी जो हम मोस्ट कॉमन एंजाइम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन वेराइटी इज, मोस्ट कॉमन वेराइटी इज CYP4A3, CYP4A3 हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको उल्टा कर देना यार, सॉरी, CYP3A4 ये हम लोग मोस्ट कॉमन इसका एंजाइम की वेराइटी यूज़ करते हैं। कौन से की, साइटोक्रोम P450 की CYP3A4 को हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, यहाँ तक का मेटाबॉलिज्म हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड और जो इनहिबिटरी था कि कैसे टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही है, कैसे इनहिबिटरी या इंड्यूस्ड एक्शन कैसे ज़्यादा होते हैं, उसके बारे में फिर से फर्दर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।